हेलो एवरीवन। सो आज हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में एक टर्म आती है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। जहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन होती है, वहां पर एक टर्म लिखी आती है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ये बायोकेमिस्ट्री की मेटाबॉलिज्म की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आज हम इसी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि ये है क्या। तो इसको समझने के लिए पहले हम वो 3 रिएक्शंस देखेंगे जहां पर ये टर्म यूज होती है। तो एक रिएक्शन है जहां पहला रिएक्शन 1,3-bis-फॉस्फोग्लाइसरेट, जहां कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन का एंजाइम है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, एक काइनेज एंजाइम। दूसरा ग्लाइकोलाइसिस का ही अंतिम रिएक्शन एंड रिएक्शन, जहां पर फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। वहां पर भी एक मॉलिक्यूल एटीपी का बनता है। तो यहां पर भी कहा जाता है कि ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। वहीं जब हम क्रेब्स साइकिल देखते हैं, क्रेब्स साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, तब एक मॉलिक्यूल जीटीपी का या एटीपी का बनता है। और वहां पर भी ये जो एटीपी और जीटीपी की फॉर्मेशन है इसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब हमें ये बात ध्यान में देनी है कि जब जीटीपी बनता है तब जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। मगर अगर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है तो एंजाइम उसी का एक फॉर्म है जिसे बोलते हैं सक्सिनिक थियोकाइनेज। तो ओवरऑल काइनेजेस हैं जो इन रिएक्शंस को कर रहे हैं, डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है और इसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। परंतु अब हमें देखना है कि इसे ऐसे बोलते क्यों हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें 2 और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पहला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा कंसेप्ट हाई एनर्जी कंपाउंड्स का। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ये वो मेन प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल एटीपी को बनाता है। ये मेन प्रोसेस है सेल के अंदर जिसके द्वारा एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो ये होती कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम बाउंड होते हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो भी रिड्यूसिंग पार्ट्स हैं NADH, FADH2, जब माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लक्स्ड होती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, जो कि फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से बनी है। तो उनको ये मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं जो फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो प्रोटॉन भी मूव कर रहे होते हैं और उसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनता है और जिसके द्वारा एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय एन एंजाइम कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ही अटैच्ड होता है। तो इस प्रकार से एटीपी की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर और ये मेन प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल एटीपी बनाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन से डिफरेंट है वहां पर। ठीक है, तो ये बात हमें एक तो समझनी होगी कि एटीपी सेल में बनता कैसे है। तो एटीपी सेल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा बन रहा है। दूसरी बात हमें समझनी है कि सेल के अंदर कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं जिनमें बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड से बने हैं और जब ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोलिसिस की जाती है, उनके हाई एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर की जाती है। एटीपी में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, दैट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। उस हाई एनर्जी बॉन्ड को बनाने में एनर्जी जो लगती है वो कहां से मिल रही है? इन हाई एनर्जी कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से। मतलब कभी कभी सेल ऐसे भी करता है,
ऐसे कंपाउंड्स की हेल्प से भी एटीपी को बना सकता है। तो ऐसे 5 तरीके के कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मिलते हैं, जैसे कि इनॉल फॉस्फेट, जिसका एग्जाम्पल फॉस्फेनॉल पायरुवेट है। दूसरा असाइल फॉस्फेट, जिसका एग्जाम्पल 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट है। तीसरा पायरोफॉस्फेट, जिसका एग्जाम्पल एटीपी जीटीपी है। थियोइस्टर्स, जिसका एग्जाम्पल एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एंड देन लास्ट है ग्वानिडोफॉस्फेट, जिसका एग्जाम्पल फॉस्फोकैरेटीन है। इनमें से सभी में, चारों में, 5 में से 4 में फॉस्फेट है। सिर्फ थियोईस्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाई एनर्जी कंपाउंड है, मगर इसमें कोई फॉस्फेट नहीं है। मगर इसको भी, इसकी एनर्जी, इसके भी हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ के हम एटीपी की, सेल एटीपी की सिंथेसिस कर सकता है। तो इन सारी जो बॉन्ड्स को जब टूटते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स टूटते हैं, तो जो एनर्जी निकलती है वो गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में निकलती है, और वो या तो एटीपी के बराबर होती है या एटीपी की एनर्जी से ज्यादा होती है। इसलिए हम इन कंपाउंड्स को हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इससे पहले हमने जो 3 रिएक्शंस पढ़े हैं, 1,bis फॉस्फोग्लाइसरेट, वो भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, अभी हमने पीछे देखा, जिसमें असाइल फॉस्फेट है, हाई एनर्जी कंपाउंड। दूसरा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसमें इनॉल ग्रुप है, ठीक है। और तीसरा है सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जिसमें थियोइस्टर ग्रुप है। तो ये तीनों ही हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं जिनको सेल एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज कर रहा है। पर कैसे कर रहा है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं सबसे पहले इस रिएक्शन की, जहां पर 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट का असाइल फॉस्फेट ग्रुप वाला लिंकेज तोड़ा जाता है, और ये असाइल फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है एडीपी मॉलिक्यूल पे, ठीक है। और आपका ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, और अपने इस ग्रुप को, असाइल फॉस्फेट ग्रुप को, ये एडीपी पे दे देता है, सो दैट एडीपी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। एक्चुअल में हुआ क्या, ये हम इसकी बायोएनर्जेटिक्स से सीखेंगे। जब हमारा ये हाई एनर्जी बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है, जब इस हाई एनर्जी बॉन्ड के असाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है और कन्वर्ट हो जाता है ये 1,3-फॉस्फोग्लाइसरेट और पीआई में, तो इस रिएक्शन की एनर्जी है -49.3। माइनस मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी कितनी है, -49.3 kg पर मोल। ये गलती से 1,bis फॉस्फो ग्रुप रह गया लिखने में, दिस इज फॉर, यहां पर ये नाम, तो प्लीज इसे करेक्ट कर लें। दिस इज 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। तो ये जब 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में बना तो इतनी एनर्जी इसने रिलीज की, जबकि एक एटीपी को बनाने के लिए, कैसे, एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके एटीपी बनाने में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 30.5 किलोजूल्स पर मोल। तो जब ये ओवरऑल रिएक्शन चलता है कि यहां पर एडीपी आता है और bis फॉस्फोग्लाइसरेट होता है, और ये अपना फॉस्फेट ग्रुप इसको ट्रांसफर करता है एडीपी को, तो ओवरऑल क्या होता है, जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, इसमें से इतनी एनर्जी आपकी एटीपी के फॉस्फो एनहाइड्राइड, विच इज ऑल्सो एन हाई एनर्जी बॉन्ड, जो अपने आप में एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, उसको बनाने में यूज हो जाती है। और ये रिएक्शन की अब एनर्जी रह गई है डेल्टा जी -18.5 किलो जूल्स पर मोल। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी यहाँ पर हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ के निकली, उसको यूज कर लिया गया एटीपी को बनाने में, है ना। तो यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस कैसी हुई, 3 बातें यहाँ पर ध्यान देने की है। एक बात तो एक हाई एनर्जी कंपाउंड को यूज किया, दूसरी बात, इसी हाई एनर्जी कंपाउंड ने एडीपी को डायरेक्ट फॉस्फेट दे दिया। यूजुअली
कि सेल में जो रिएक्शन होता है एटीपी कैसे बनती है, एडीपी और एटीपी के बीच में रिएक्शन होती है और एडीपी और एटीपी बनते हैं, मतलब एटीपी अपना इस ढंग से रिएक्शन बनता है। मगर यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो डायरेक्टली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने ये फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को दे दिया और एडीपी से एटीपी बन गया। तो एक तो ये हुआ, एक हाई एनर्जी कंपाउंड हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि यहाँ पर जब एटीपी बना तो माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीसी का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है एटीपी बनने की, ये इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो दिस रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जहां एक हाई एनर्जी कंपाउंड हो जो एनर्जी भी दे हाइड्रोलिसिस करके, जो एटीपी भी दे एडीपी को, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो ऐसे अब हम दूसरे रिएक्शन को देखते हैं जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि ग्लाइकोलिसिस का लास्ट रिएक्शन है, जहां पर एक मॉलिक्यूल फिर से एटीपी का बनता है। और यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये जो इनॉल फॉस्फेट है ये इट्स वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ये जब ब्रेक होता है तो फिर से वो एनर्जी यूज की जाती है एटीपी को बनाने के लिए, और फिर से इसका फॉस्फेट ग्रुप गया है, इसने ही एनर्जी दी, इसी ने फॉस्फेट, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने ही दी एनर्जी हाइड्रोलिसिस के थ्रू, जो एक हाई एनर्जी बॉन्ड था, प्लस वहीं से फॉस्फेट ग्रुप आया, प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं हुई। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, थर्ड जो एग्जाम्पल आता है वो आता है क्रेब्स साइकिल से। ये क्रेब्स साइकिल का एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जहां पर एटीपी या जीटीपी सेल बनाता है। एक्चुअल एटीपी और जीटीपी एनर्जी बेसिस पे इक्विवेलेंट है, तो हम एटीपी भी कह सकते हैं, जीटीपी भी कह सकते हैं। तो एटीपी या जीटीपी जब बनाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो एकमात्र रिएक्शन है जो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन से होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो इसमें भी सक्सिनाइल कोएंजाइम में अगर आप स्ट्रक्चर देखें सक्सिनाइल कोएंजाइम का, तो ये काफी एसिटाइल कोएंजाइम की तरह है, जहां पर थियोएस्टर बॉन्ड है। ये थियोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है और एक एटीपी या जीटीपी बनता है। इसमें मगर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप आता है वो एक एंजाइम मॉलिक्यूल के थ्रू आता है। एंजाइम जो इस रिएक्शन का एंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है सिंथेटेज, वो एंजाइम पहले फॉस्फोराइलेट होगा और वो फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम अपना फॉस्फेट जीडीपी को देगा, सो दैट जीटीपी इज फॉर्म्ड, कि जीटीपी बन जाए। ठीक है, ये इसकी यूनिकनेस है। यूजुअली इससे पहले जो भी कंपाउंड आ रहे थे वो फॉस्फोराइलेटेड थे, वो डायरेक्टली फॉस्फेट दे रहे थे। मगर यहाँ पर एंजाइम, ये एक विषय है एलोस्टेरिक रेगुलेशन का, जो कि हम कभी बाद में बात करेंगे जिसपे। तो यहाँ पर एंजाइम पे फॉस्फेट लगता है एंड देन पहले एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड होता है और फिर वो फॉस्फेट को जीडीपी को देता है। तो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो इन तीनों रिएक्शन को देख के और हाई एनर्जी कंपाउंड और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को देखते हुए हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन के बारे में ये समझते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन एटीपी की फॉर्मेशन, एटीपी या कोई भी दूसरा ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का बनना है ना, कैसे है, कैसे बन रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस है। कैसे बन रहा है, जब एक सबस्ट्रेट, एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है डायरेक्टली, वो किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, कोई NADH और FADH2 को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, सीधे डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से आप जीडीपी पे आ रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें इसके बारे में हमेशा ध्यान में रखनी है कि दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीसरी बात जो हमें इसके बारे में ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में भी होती है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है।
साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 रिएक्शन है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो 1 रिएक्शन है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन के जो भी एंजाइम हैं वो सॉल्युबल एंजाइम्स हैं, अनलाइक किसके, इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन के, जहां पर एंजाइम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और जहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स इन्वॉल्व है एटीपी के फॉर्मेशन में। तो ना तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इन्वॉल्व है, ना प्रोटीन मोटिव फोर्स इन्वॉल्व है, ना ही यहां पर एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड है, बल्कि वो कैसे है, वो सॉल्युबल एंजाइम्स हैं। और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स हम सेल यूज करता है। तो दिस इज substrate level of phosphorylation. Thank you for watching.